हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम सी लैंग्वेज में भी करते हैं और सी प्लस प्लस में भी करते हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा मैलोक, कैलोक, रीएलोक नाम का कुछ फंक्शन होता है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। यहाँ पे भी ये फंक्शन काम करता है। मैलोक, कैलोक, रीएलोक नाम का जो फंक्शन है, ये फंक्शंस यहाँ पे भी काम करते हैं, मतलब सी प्लस प्लस में भी काम करते हैं। इसके अलावा सी प्लस प्लस में ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर है जिसका यूज करके आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। उस ऑपरेटर का नाम है न्यू। न्यू ऑपरेटर क्या करता है, डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करता है। और डिलीट ऑपरेटर क्या करता है, मेमोरी को रिलीज करता है। मतलब कि अगर आपने कोई डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया है तो उसको ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो डिलीट एक तरह से क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। इस वीडियो में हम लोग बस इसी चीज़ को देखेंगे कि अगर मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करना होगा तो उसके लिए हमें कैसे कोड लिखना होगा। इस वीडियो के पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, वहाँ पे हमने पॉइंटर्स को पढ़ाया है। सी लैंग्वेज में भी पॉइंटर है और सी प्लस प्लस में भी पॉइंटर है। और पॉइंटर बहुत ही मेन रोल निभाता है डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन में। अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं तो बिना पॉइंटर के आप मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके सिंटेक्स को समझते हैं। कितने प्रकार के सिंटेक्स हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए। तो सबसे पहले डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन समझने से पहले हम लोग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन समझ लेते हैं। इससे पहले जितना भी हम लोग वेरिएबल बनाते थे वो सब एक तरह से स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के द्वारा वेरिएबल बनता था। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एकदम सिंपल सा होता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं इंट ए, और ये एक जो ए वेरिएबल बनता है मेमोरी में, इसका कुछ एड्रेस रहता है। मान लीजिए कि 2149 यही इसका एड्रेस है। तो ये क्या हो गया, मेमोरी का एड्रेस। ये क्या हो गया, वेरिएबल का नाम। ये जो मेमोरी एलोकेशन हो गया, इसी को हम लोग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। तो हम लोग तो ये शुरू से ही ये सब चीज़ करते आ रहे हैं। जैसे कि अगर आपने लिखा फ्लोट बी, तो फ्लोट बी आपने लिखा तो बी एक वेरिएबल बन जाएगा जो फ्लोट टाइप होगा। ये भी क्या करेगा, मेमोरी में कहीं ना कहीं एक बी नाम से मेमोरी एलोकेट होगा और उस मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो सपोज कि उस मेमोरी का एड्रेस समथिंग कुछ इस तरह से है। ठीक है, 2147 मेमोरी का एड्रेस है। तो ये 4 बाइट स्पेस लेता है और ये 2 बाइट स्पेस लेता है। क्यों लेता है आपको पता है, इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन हुआ वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। क्यों, कंपाइल टाइम डिसाइड किया जाता है। देखिए, जो भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है ये रन टाइम डिसाइड किया जाता है। और जो भी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, जैसा कि हम लोग आज आज तक करते आ रहे हैं, ये कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेट होता है। कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेट नहीं होता है, सॉरी, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। कंपाइल टाइम ये डिसाइड कर लिया जाता है कि ये वेरिएबल कितना बाइट स्पेस लेगा और इस वेरिएबल का नाम क्या होगा और इस वेरिएबल में किस टाइप के डाटा को स्टोर किया जाएगा। ये सब चीज़ कंपाइल टाइम डिसाइड कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही रन होता है प्रोग्राम तो उस टाइम इसको मेमोरी मिल जाता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मेमोरी का एड्रेस क्या होगा, ये रन टाइम इसको मिलता है। मतलब कि मेमोरी का एलोकेशन तो रन टाइम ही हुआ, लेकिन मेमोरी कैसा एलोकेट होगा, कितना बाइट एलोकेट होगा, उस मेमोरी का जो नाम रहेगा, मतलब वेरिएबल का जो नाम रहेगा, वो नाम क्या रहेगा, ये सब डिसाइड हो जाता है कंपाइल टाइम। तो फिर आप बोलिएगा तो फिर डायनेमिक और इसमें क्या अंतर है। डायनेमिकली मेमोरी जब एलोकेट किया जाता है तो वहाँ पे
आपके पास एक कंट्रोल मिल जाता है कि अगर आप चाहते हैं रन टाइम मेमोरी ज़्यादा एलोकेट हो तो वो भी हो सकता है। आप चाहते हैं रन टाइम मेमोरी कम एलोकेट हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि इस चीज़ को ऐसे समझिए, सपोज़ कि हमने एक एरे बनाया इंट ए नाम से और इस एरे का लेंथ है 4। ठीक है? तो ये जो है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाला हमने सिंटेक्स लिखा है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ये तय हो जाएगा कंपाइल टाइम ही, मतलब हम जब कंपाइल करेंगे कोड को उसी समय ये तय हो जाएगा कि 4 लेंथ का एक एरे बनेगा, उस एरे का नाम ए होगा। ये इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है? ये डिसाइड हो जाएगा कंपाइल टाइम, लेकिन जैसे रन कीजिएगा तो इसको कुछ मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है? क्योंकि मेमोरी का एलोकेशन तो रन टाइम ही होगा। तो वहाँ पे अब यह फिक्स हो जाएगा। ये क्या फिक्स हो जाएगा कि ये हमेशा 4 लेंथ का ही रहेगा। अगर रन टाइम आपको कुछ इस तरह से एहसास होता है या मन करता है रन टाइम कि क्यों ना हम इसके साइज को 10 लेंथ का कर लेते हैं, मतलब इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि 10 वैल्यू को हम स्टोर कर सकें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसके साइज को लेके आप कम या ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं रन टाइम। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के द्वारा बनाया है। लेकिन अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाले सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, मतलब न्यू ऑपरेटर के थ्रू अगर इसी वेरिएबल को बनाते हैं, मतलब एक एरे को बनाते हैं, तो वहाँ पे आपके हाथ में एक तरह से कंट्रोल होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके साइज को इंक्रीज कर ले तो आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बेनिफिट हो जाती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के साथ। वहाँ पे डायनेमिकली मेमोरी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब रन टाइम जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं उस समय आप बदलाव करना चाहते हैं वेरिएबल के साइज में तो आप कर सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल है एरे के अनुसार समझाने का अच्छा तरीका है। एरे का लेंथ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। तो आइए अब देखते हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए सिंटेक्स सब किस तरह से काम करता है और कुछ एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझते हैं। देखिए पहला सिंटेक्स क्या कह रहा है, डाटा टाइप होना चाहिए, फिर पॉइंटर का नाम होना चाहिए और न्यू कीवर्ड लगाकर आपको फिर डाटा टाइप लिखना होगा। तो ऐसा करते हैं आप तो मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं किसी भी टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये पहला वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपने लिखा इंट और एस्ट्रिक्स P1। तो यहाँ तक तो आप क्या किया, आपने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया। यहाँ तक आपने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया। मतलब क्या कि आपने एक पॉइंटर बनाया P1 नाम से। ठीक है? P1 नाम से आपने एक पॉइंटर बनाया और आपको पता है पॉइंटर क्या स्टोर करता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को। तो अब आप यहाँ पे देखिए न्यू कीवर्ड लगाकर इंट लिखा गया है, बस डाटा टाइप लिखा गया है। तो न्यू कीवर्ड क्या करता है, ये अपने बगल में देखता है कि बगल में किस तरह का डाटा टाइप लिखा हुआ है और उस डाटा टाइप के अनुसार मेमोरी एलोकेट कर देता है। और मेमोरी एलोकेशन करके और इसका जो कुछ भी एड्रेस रहता है, जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे कुछ एड्रेस लिख दिया, ये हमने क्या किया, एड्रेस लिख दिया। तो ये एड्रेस इस मेमोरी ब्लॉक का है। ये जो एड्रेस हमने लिखा है ये इस मेमोरी ब्लॉक का है और ये एड्रेस को रिटर्न कर देता है इसमें, मतलब कि पॉइंटर में ये एड्रेस को स्टोर कर देता है। तो ये जो एड्रेस है अगर इस पॉइंटर में स्टोर हो जाता है, जैसे कि हम ये स्टोर कर देते हैं 24176। ठीक है? तो जैसे ही इस पॉइंटर में ये एड्रेस स्टोर हो जाएगा तो ये इसे पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो इसे ये पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेट किया है
इस मेमोरी का कोई नाम नहीं होता है, ये एनोनिमस मेमोरी होता है, मतलब कि इसका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन इसका एड्रेस तो होगा। और ये एड्रेस जिस पॉइंटर वेरिएबल में आप स्टोर कर दीजिएगा, तो ये जो मेमोरी ब्लॉक है उसी पॉइंटर वेरिएबल के नाम से जाना जाने लगेगा। मतलब आगे अब कभी भी इस मेमोरी में, मतलब ये जो भी छोटा सा मेमोरी होगा 2 बाइट का, इस मेमोरी ब्लॉक में कोई वैल्यू आप अगर स्टोर करना चाहते हैं, तो इस पॉइंटर का जो नाम है, इसके नाम को यूज करके आप इसमें वैल्यू डाल भी सकते हैं और वैल्यू निकाल भी सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो चलिए, पहला सिंटेक्स बस यही है। अब आइए दूसरा जो एग्जाम्पल है इसको देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। इंट की जगह पे आप फ्लोट भी लिख सकते हैं, कैर भी लिख सकते हैं, डबल भी लिख सकते हैं। हम इंट के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ है इंट p2, p2 पॉइंटर वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बना जिसका नाम है p2, ठीक है। और यहाँ पे न्यू है, फिर इंट है, लेकिन एक पैरेंथेसिस के अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है। तो देखिए, ये वाला जो सिंटेक्स है, इसी सिंटेक्स के थ्रू ये दूसरा वाला एग्जांपल है। दूसरा वाला एग्जांपल इस सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पैरेंथेसिस में डाटा डाला जा रहा है। मतलब क्या, अगर आप इस एग्जांपल के थ्रू कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो पैरेंथेसिस में आप जो डाटा दीजिएगा, वो डाटा जाकर स्टोर हो जाएगा उस मेमोरी ब्लॉक में। इस मेमोरी ब्लॉक का अगर कुछ भी एड्रेस होता है, तो ये एड्रेस तो इसमें आ जाएगा ना, और ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो ये जो एग्जांपल है, ये क्या करेगा, मेमोरी को एलोकेट भी करेगा और साथ में वैल्यू को स्टोर भी करेगा, और फिर इस पॉइंटर वेरिएबल में इसके एड्रेस को भी डाल देगा। तो इतना सारा काम ये एग्जांपल कर रहा है, ठीक है। चलिए, आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो मेमोरी एलोकेट हो रहा है, ये सब मेमोरी 2 बाइट एलोकेट होगा। मतलब क्या, आप बोल सकते हैं कि इसका मेमोरी एड्रेस 24176 अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो फिर ये कहाँ तक जाएगा, 24177, ठीक है। और फिर उसके बाद वाला अगर कोई मेमोरी एलोकेट हो जाए, जैसे कि P2 के लिए, तो फिर उसका स्टार्टिंग क्या होगा, 78 से, फिर ये 2 बाइट जाएगा 79 तक, ठीक है। आप इतना समझ रहे हैं। चलिए, अब हम आते हैं आगे वाले एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल से पहले पहले एग्जाम्पल ही देखते हैं, फिर सिंटेक्स देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसी तरह का एक पॉइंटर बनाया गया P3। तो यहाँ पे P3 एक पॉइंटर बन गया, ठीक है। और यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाया गया, इंट लिखा गया, लेकिन यहाँ पे बिग ब्रैकेट है। बिग ब्रैकेट के अंदर 4 साइज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिंटेक्स है, ये जो एग्जाम्पल है, ये एरे बना रहा है। ये क्या बना रहा है, एरे। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप एरे बनाते थे, उसी तरह से उसी एरे के भांति मेमोरी एलोकेट होगा। और जो साइज दीजिएगा, उस साइज के अनुसार उतने लेंथ का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, 24178, अगर स्टार्टिंग वाले इंडेक्स का 0123, ये 0123 हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि एरे में कुछ इसी तरह से चलता है, तो आपको समझाने के लिए। अगर जीरो वाले जो इंडेक्स है, उसका अगर एड्रेस ये है, तो उसके बाद आप दो दो बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। तो इसका एड्रेस अगर हम शॉर्ट में लिखें, तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा 80, फिर इसका एड्रेस क्या हो गया 82, फिर इसका एड्रेस क्या हो गया 84। मतलब लास्ट वाले का एड्रेस क्या हो जाएगा, पूरा लिख देते हैं। लास्ट वाले का एड्रेस हो जाएगा 24184, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेमोरी एलोकेशन जो हुआ है, ये इस सिंटेक्स के थ्रू हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो पॉइंटर है, इसमें कहाँ का एड्रेस स्टोर हुआ, तो जो फर्स्ट ब्लॉक होता है ये वाला, इस ब्लॉक का मेमोरी एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और ये अब इस पूरे एरे को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब ये क्या कर रहा है, इस पूरे एरे को पॉइंट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि एरे कैसे बन रहा है।
तो यहाँ पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो रहा है, तो आप रन टाइम चाहिएगा इस 4 को अगर हम 8 कर दें किसी वेरिएबल के थ्रू, 8 ही वैल्यू के तौर पे है, तो 8 साइज का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। तो ये रन टाइम इतना कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। ठीक है? अब आइए नीचे वाला देखते हैं। तो नीचे वाला जो है, आखिरी वाला जो एग्जांपल है, ये 2 डायमेंशनल एरे बना रहा है। 2 डायमेंशनल एरे आपको पता होना चाहिए। तो ये एग्जांपल के थ्रू अब आप सिंटैक्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है? तो ये है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कैसे मेमोरी एलोकेट किया जाता है, किस तरह से लिखेंगे तो किस प्रकार का मेमोरी बनेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जो भी यहाँ पे मेमोरी सब बन रहा है, इस मेमोरी को अगर हमें डिलीट करना होगा। देखिए इतना ध्यान रखिएगा, जब आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो जो मेमोरी है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको लगे कि इसका हमें आगे यूज़ नहीं है, तो इतना स्पेस को बचाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप रिलीज कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, जैसे कि पहले वेरिएबल आप बनाते थे, तो उस वेरिएबल को अगर आप चाहिएगा डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। न्यू ऑपरेटर के थ्रू जो भी मेमोरी आपने एलोकेट किया है उसे फ्री कर सकते हैं डिलीट ऑपरेटर का यूज करके। तो सिंटेक्स क्या है, डिलीट लिखना है और फिर पॉइंटर का नाम लिख देना है, वो मेमोरी रिलीज हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर किसी एरे के लिए आपने मेमोरी एलोकेट किया है तो डिलीट लिखना है और बिग ब्रैकेट के साथ उस पॉइंटर का नाम लिख देना है। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल को फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं जो भी एरे बना हुआ है वो P3 में है। तो P3 पॉइंटर वेरिएबल में ये एरे बन रहा है। तो इसको डिलीट करने के लिए बस डिलीट लिखिए, बिग ब्रैकेट लिख दीजिए और P3 लिख दीजिए। ये मेमोरी मतलब पूरा का पूरा ये एरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये अगर सिंपल वेरिएबल बनाते हैं तो फिर उसको भी आप ऐसे करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है? हमें आशा है कि आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक दो बार इसको रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।